हेलो दोस्तों, जैसे कि आज हम भारत के जीके की बात करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लेकर के आए हैं, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को, जो अभी अलग अलग परीक्षाओं में उपयोगी होंगे। जैसे में सबसे पहला क्वेश्चन है कि चार महान सत्यों की अवधारणा निम्न में से किस धर्म से संबंधित है। चार महान सत्यों की अवधारणा निम्न में से किस धर्म से संबंधित है। जैन धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म। तो ये इसका ऑप्शन होगा बौद्ध धर्म। चार महान सत्यों की अवधारणा जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। चार महान सत्यों की अवधारणा बौद्ध धर्म से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान का संबंध गौतम बुद्ध के जन्म से है। मतलब कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, किस स्थान में हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी जो नेपाल में है, लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म जो है कि नेपाल के लुम्बिनी हुआ था। लुम्बिनी जो नेपाल में स्थित है, और ये जो लुम्बिनी में बौद्ध धर्म का जन्म हुआ था। और बौद्ध धर्म के जो जन्म की जो तिथि थी वो 563 ईसा पूर्व था। और बौद्ध धर्म का क्या बोलते हैं कि गौतम बुद्ध के जन्म जो है कि लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था, और गौतम बुद्ध का मृत्यु 463 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है कि 563 ईसा पूर्व में हुआ, और गौतम बुद्ध का मृत्यु जो है 463 ईसा पूर्व में हुआ। और लुम्बिनी नेपाल में हुई थी जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म। और गौतम बुद्ध का जो पत्नी थी उसका नाम था यशोधरा, और इसका मृत्यु जो 463 ईस्वी में हुआ था वो यूपी में हुआ था। यूपी में कुशीनगर में हुआ था। यानी कि गौतम बुद्ध से अगर रिलेटेड क्वेश्चन आए तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुई थी, और गौतम बुद्ध का जन्म का जो तिथि है वो 563 ईसा पूर्व है। और गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो 463 ईसा पूर्व में यूपी कुशीनगर में हुई थी। और इसके जो गौतम बुद्ध के पत्नी के नाम जो था यशोधरा नाम था, यशोधरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था। किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था। तो बौद्ध धर्म के लिए किया गया था। बौद्ध धर्म के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था, बौद्ध धर्म के लिए। और गौतम बुद्ध के जन्म का स्थान जो है वो लुम्बिनी है, और लुम्बिनी नेपाल में स्थित है। और गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, जो लुम्बिनी नेपाल में। और उसकी मृत्यु 463 ईसा पूर्व में हुई थी कुशीनगर, यूपी कुशीनगर में, यूपी कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है। लोमस ऋषि गुफा जो है वो बिहार राज्य में स्थित है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई थी लोमस ऋषि गुफा, वो बिहार राज्य में स्थित है, बिहार। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। तो मौर्य का जो शासक था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था, बौद्ध धर्म का अनुयायी। तो निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक, मौर्य साम्राज्य के जो कौन सा शासक जो बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था। मौर्य शासक जो मौर्य साम्राज्य के शासक था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था। तो मौर्य शासक जो था उसका नाम था अशोक। यानी कि मौर्य साम्राज्य के जो शासक था अशोक, वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह नाम किसने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है नाम जो है दिया था, उसका नाम था दादा भाई नेहरू जी ने। दादा भाई नेहरू जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया था, जिसको हम लोग आईएनसी बोलते हैं। आईएनसी कहने का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। दादा भाई नेहरू जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया। और दादा भाई नेहरू जी एक ऐसे खतरनाक व्यक्ति थे जिन्होंने ईस्ट इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किया था। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन का ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना लंदन में किए थे दादा भाई नेहरू जी ने। दादा भाई नेहरू जी ने ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना लंदन में किए थे। और दादा भाई नेहरू जी ने ही जो है कि आईएनसी का नाम दिया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया था। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन का स्थापना दादा भाई नेहरू जी ने ही किए थे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम जो है कि दादा भाई नेहरू जी ही ने दिए थे। और जनरली दादा भाई नेहरू जी ने किताब लिखे थे, उस किताब का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नेहरू जी एक बुक भी लिखे थे, उस बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश
रूल इन इंडिया। यानी कि दादा भाई नेहरू जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया और एक ईस्ट इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किए थे लंदन में। और दादा भाई नेहरू जी जो है कि एक किताब भी लिखे थे और उस किताब का नाम था पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और उसमें पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया जो बुक था उसमें वो दर्शाए थे राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नाम दिए थे जिसका नाम था दादा भाई नेहरू जी। और दादा भाई नेहरू जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लंदन में एक ईस्ट इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किए थे, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन का। और दादा भाई नेहरू जी ही ने आईएनसी का नाम दिया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये जो है कि 3 बार प्रेसिडेंट रहे थे, 1886 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में और 1906 ईस्वी में। यानी कि दादा भाई नेहरू जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आईएनसी का नाम दिया और एक ईस्ट इंडियन एसोसिएशन का स्थापना की लंदन में। और इन्होंने आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, दादा भाई नेहरू जी 3 बार प्रेसिडेंट रहे थे, एक बार 1886 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में और 1906 ईस्वी में। और उन्होंने एक बुक लिखे थे, उस बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। और पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया जो पुस्तक थी दादा भाई नेहरू जी के द्वारा लिखा गया था, उस पुस्तक में उन्होंने ये चीज बताए थे कि भारतीय राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को, यानी कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को बताए थे ये दादा भाई नेहरू जी ने। तो अभी जो हम लोग बात किए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नाम दिए थे उसका नाम था दादा भाई नेहरू जी। और दादा भाई नेहरू जी ने जो आईएनसी का नाम दिए वो आईएनसी के 3 बार प्रेसिडेंट रहे थे, एक बार 1886 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में और 1906 ईस्वी में। दादा भाई नेहरू जी ने एक बुक लिखे थे, उसका नाम था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। और उसमें उन्होंने राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को दिखाए थे। यानी कि दादा भाई नेहरू जी जो थे वो 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे और दादा भाई नेहरू जी ही ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम दिया था। और दादा भाई नेहरू जी ने लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नेहरू जी। गंधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित थी? जो गंधार कला शैली जो थी वो निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीस। यानी कि ये जो गंधार कला शैली है ये किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित थी? तो ग्रीस के राष्ट्रीय कला से प्रभावित थी। जनरली एक गंधार कला था और एक गंधार आर्ट था, एक गंधार आर्ट और एक को बोलते हैं हम लोग मथुरा आर्ट। ये जो है ग्रीस से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? ग्रीस से। और जनरली ये जो गंधार आर्ट है ये पाकिस्तान में चला गया और ये मथुरा आर्ट जो है ये आपका यूपी में। तो गंधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित थी? तो गंधार आर्ट और मथुरा आर्ट वो जो है कि ग्रीस से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यवस्था करता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? कि भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल ये व्यवस्था करता है कि प्रत्येक भारत के राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो ये जो व्यवस्था करता है इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिकल 153, 153, अनुच्छेद 153 जो है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 यह व्यवस्था करता है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा और उस राज्यपाल का चुनाव नहीं होगा, वो अपॉइंट किया जाएगा। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। यानी कि भारत के जितने भी राज्य हैं, भारत के 28 राज्य में जो राज्यपाल होंगे या केंद्र शासित प्रदेश में भी जो राज्यपाल होंगे उसको जो अपॉइंट करेंगे वो देश के जो राष्ट्रपति होंगे वो अपॉइंट करेंगे। लेकिन उनका शपथ जो है जो राज्यपाल का जो शपथ दिलाएंगे वो स्टेट के जो हाई कोर्ट के जस्टिस होंगे। यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 यह व्यवस्था करता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा। यानी कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये अनुच्छेद आर्टिकल 153 कहता है। और भारत के राज्यपाल का जो अपॉइंट करता है वो राष्ट्रपति करते हैं। यानी कि भारत के राज्यपाल का जो अपॉइंट होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है और राज्यपाल का चुनाव
नहीं होता है। और जब ये अपॉइंट करते हैं उसके बाद जो शपथ दिलाने का काम करते हैं वो जो स्टेट के हाई कोर्ट के जो जस्टिस होंगे वो उनका शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के संबंध युद्ध या बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल से है। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है कि अगर युद्ध हो गया या फिर बाहरी आक्रमण हो गया या सशस्त्र विद्रोह हो गया तो उस स्थिति में आपातकाल लगेगा, वो आर्टिकल 352 यानी कि 352 आर्टिकल से वो आपातकाल अगर लगता है, संबंध युद्ध होता है या बाह्य आक्रमण होता है तो अनुच्छेद 352 से लगता है। तो जनरली अभी हम लोग जो देखे पॉइंट कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये व्यवस्था करता है कि प्रत्येक भारत के राज्य में एक राज्यपाल होगा, तो अनुच्छेद 153 कहता है। 153 अनुच्छेद कहता है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र मतलब भारत जब आजाद हुआ उसके बाद भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो माउंटबेटन थे। जनरली माउंटबेटन जो थे भारत के स्वतंत्र भारत के जो है कि ये गवर्नर जनरल बने थे माउंटबेटन। और जनरली एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो उसका नाम था राजगोपालाचारी। जैसे कि 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था या फिर स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई बोलते हैं, तो 1858 से पहले भारत में गवर्नर जनरल का पोस्ट हुआ करता था। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसके बाद वाइसराय ऑफ इंडिया। जब भारत स्वतंत्र हो गया तो फिर से प्रथम गवर्नर जनरल का नाम को लाया गया और भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो माउंटबेटन थे और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो राजा गोपालाचारी थे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें को आरक्षण का प्रावधान है, यानी कि भारत के संविधान के कौन सा आर्टिकल में जो लोकसभा में या फिर लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी के लिए जो सीटें का आरक्षण किया गया वो कौन सा आर्टिकल है, तो 330 आर्टिकल जो है कि वो व्यवस्था करता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीट होंगे। तो ये व्यवस्था किया गया कि एससी के लिए 84 सीट होंगे और एसटी के लिए जो है कि 47 सीट होंगे, यानी कि अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट होंगे। ये आर्टिकल 330 में दर्शाया गया कि भारत के संविधान के आर्टिकल 330 में ये बताया गया कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीटों का आरक्षण होगा वो एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा लेख भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा है, यानी कि भारत के संविधान के कौन सा आर्टिकल ये जो बताता है कि भारत के जो राष्ट्रपति होगा उसका चुनाव किससे जुड़ा होगा। तो ये जो है कि अनुच्छेद 54 बताता है। अनुच्छेद 54 जो है कि कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद आर्टिकल 54 से होगा। जनरली अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 108 जो बोलता है ये ज्वाइंट सीटिंग कहता है, और अनुच्छेद 78 जो है अनुच्छेद 78 ये जो है कि एक मान लेते हैं कि एक राष्ट्रपति है और एक कमीशन ऑफ मिनिस्टर है और एक प्राइम मिनिस्टर है, यानी कि प्रधानमंत्री और कमीशन ऑफ मिनिस्टर, यानी कि जो मंत्रिमंडल होगा वो मंत्रिमंडल से चर्चा करने के बाद प्रधानमंत्री जो है कि राष्ट्रपति से वो बात को चर्चा करेगा, यानी कि एक प्रधानमंत्री जो होगा वो ब्रिज की तरह काम करेगा राष्ट्रपति के साथ, यानी यहाँ से जो निर्णय होगा यहाँ से जो बातें होंगी वो राष्ट्रपति इसके से सहमति करेगा। ये अनुच्छेद 78 कहता है। और अनुच्छेद 74 ये कहता है, अनुच्छेद आर्टिकल 74 कि कमीशन ऑफ मिनिस्टर जो होगा उसका हेड जो होगा वो भारत के प्रधानमंत्री होंगे, ये होंगे। तो अभी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और अनुच्छेद 54 जो है कि ये बताता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 बताता है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा है। तो भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें कौन से लोग शामिल होते हैं, तो जो लोकसभा होगा या फिर जो राज्यसभा होगा और जो राज्य के विधानसभा के जो विधायक होंगे, जो जीते हुए प्रतिनिधि होंगे, वो जो है कि दिल्ली और पुदुचेरी के जो केंद्र शासित प्रदेश के जो प्रत्याशी होंगे जीते हुए, वो
वो सभी जो है कि राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। लोकसभा, राज्यसभा और जो राज्य के विधायक जो जीते हुए होंगे वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यूपीएससी की नियुक्ति की शक्ति प्रदान करता है? भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल जो है यूपीएससी की नियुक्ति की शक्ति प्रदान करता है? तो ये आर्टिकल जो है अनुच्छेद 315 भारत के संविधान के आर्टिकल 315 जो है यूपीएससी के नियुक्ति का शक्ति प्रदान करता है। तो अभी जैसे कि हम लोग यहाँ पे जीके के कुछ क्वेश्चंस को कवर किए हैं और नेक्स्ट दिन मैं इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस को कवर करूंगा।